हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन.com। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन बन के आता है इसको भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, योजना आयोग का गठन जो वो हुआ था 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो है भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। किसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दोस्तों, बता दें कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। जैसे भारत की प्रति आय 10,534 रुपया महीना है और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा गोवा। इसे आप लोग याद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है, तो ये भी याद आप लोगों को करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग उत्तर कुछ इस हिसाब से लिखेंगे कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप लोग धात्विक खनिज देंगे और दूसरी तरफ अधात्विक खनिज, और आप लोग अंतर लिखेंगे। जैसे कि 1 नंबर में दिया गया है कि इसे गलने पर धातु प्राप्त होता है, और इसमें अधात्विक खनिज में देखेंगे कि इसमें लिखा गया है इसे गलने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जो धात्विक खनिज है इसे गलने पर हमें धातु प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक खनिज में धातु नहीं प्राप्त होता है। ये हो गया 1 नंबर। और दूसरा नंबर ये होगा कि ये कठोर और चमकीले होते हैं, और अधात्विक खनिज जो है इसमें चमक नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। 3 नंबर में दिया गया है कि यह प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, बल्कि अधात्विक खनिज जो है ये प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और अंतिम में लिखा गया है कि इसे पीटकर तंतु निकाल सकते हैं, बल्कि अधात्विक खनिज जो है इसे पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर जो होगा वो आप लोग देख लीजिए। वह मार्ग जिसमें प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था। देखिए,
वह मार्ग जिसमें प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था और चीन में इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वह मार्ग जिसमें प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त मतदान क्या है। देखिए, गुप्त मतदान क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। यह मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। यह मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 5 प्रश्न में से आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। और इसी तरह से अगली वीडियो आप लोगों को पाना चाहते हो तो सिंपल से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो सिंपल से सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना है, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।